Welcome to the biology class. So this video is regarding class 9th fundamental unit of life cell. So in this video we will be discussing about nucleus. So as I told you that any cell which is entitled to be called as a cell, anything that can be called as a cell has three basic structure. One is membrane, one is nucleus, and the third is cytoplasm. So when we say nucleus, we imagine a dot-like structure like this inside the cell. Okay. So the nucleus was discovered by Robert Brown, and this nucleus is called as a brain of cell. Now, as I say that it is called as a brain of cell, it simply means it controls all the activities of cell. It helps in the division of cell, and it stores information in the form of DNA. For the time being, please take into consideration that we are speaking of only first function, that is control all the activities of cell. Then we will see that what are the activities of cells. First of all, we will see that कि सेल के अंदर ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती है जिसके लिए न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो उसको कंट्रोल करे. ओके. So for the time being, nucleus is this dot-like structure located inside the cell, and this nucleus consists of something or a chemical which control all the activities of cell. Now speaking of the structure, तो जो मैंने आपको अभी ये dot-like structure दिखाया, one which is mentioned here in this color, purple color और pink color. अब आप इधर देखेंगे तो this is the enlarged view of that structure. तो जो outer line, like suppose if this is the cell, this is the nucleus, तो जो ये outer line है, ये outer line it consists of double membrane structure. तो आप देखेंगे it is double membrane. One membrane is towards the inside, one membrane is towards the outside. It separates the cell from the nucleus. और मैं ऐसा कहूँगा कि ये जो membrane है ये सेल को न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट से सेपरेट करता है. Apart from that, nucleus consists of nuclear pore, chromatin, nuclear plasm and nucleolus. न्यूक्लियर एनवेलप जैसे बाउंड्री होती है सेल की, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सिमिलरली न्यूक्लियस की बाउंड्री को न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है. देन सेल के अंदर का जो फ्लूइड कंटेंट होता है इट इज कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म. अब यहाँ पे आपको जो इसके अंदर यहाँ पे जो ये ब्लूइश कलर में दिख रहा है दिस फ्लूइड, बिकॉज ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो वी कॉल्ड इट एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई भी रिएक्शन होनी है तो वो इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में होगी. द थर्ड टर्म इज पोर. तो इफ़ यू सी ये जो मेम्ब्रेन है ये कंप्लीट नहीं है, बीच बीच में कहीं पे इसमें गैप है. दीज गैप्स लाइक वन ऑफ दिस गैप, दीज गैप्स आर कॉल्ड एज पोर्स. यही गैप पोर्स कहलाते हैं. तो इन पोर्स के यहाँ होने का लॉजिक सिर्फ इतना है, कोई भी चीज़ अगर सेल न्यूक्लियस के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो जहाँ से ट्रांसपोर्ट होगी इट इज़ थ्रू दिस रीजन, दैट इज न्यूक्लियर पोर. ओके. Then there is nucleolus. You see a dark dot-like structure here. Inside the nucleus आपको ऐसे dark body दिखेगी. This is called as nucleolus. If you remember, हमने कहा था कि यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज होती हैं, हालांकि ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में है. अभी ऐसे समझिए कि ये न्यूक्लियोलस एक ऑर्गेनेली बनाता है जिसे कहते हैं राइबोसोम, और ये राइबोसोम आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. मतलब सेल के अंदर जो भी प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन इस राइबोसोम की हेल्प से ही बनेगा. ओके. सो दिस वाज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. अभी एक इसमें क्वेश्चन है, ये जो अंदर हमें न्यूक्लियस के अंदर वी सी दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. व्हाट इज दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर? हियर इट इज मेंशन्ड एज क्रोमेटिन. लेट्स डिस्कस दैट. बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, सी हियर इट्स अ गुड रिप्रेजेंटेशन. आई से दैट दिस इज द सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सेल. इस न्यूक्लियस के अंदर आपको ये कुछ थ्रेडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. These are called as chromosome. क्रोमोसोम को और अगर एनलार्ज करके देखते हैं तो आपको डीएनए दिखेगा. ओके. अब थोड़ा यहाँ से समझते हैं. अगर आप ये न्यूक्लियस का डायग्राम देखेंगे तो यू सी ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आई एम सेइंग इट इज मेंशनिंग एज क्रोमेटिन. अब यहाँ पे समझते हैं हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है. या ऐसे समझते हैं, छोटे से बड़ा समझते हैं, हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो केमिकल पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज डीएनए. डीएनए वो केमिकल है जो हमारे बॉडी की पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है. इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हमारी हाइट, हमारे आई का कलर, स्किन का कलर, हमारा कोई भी ऐसा फीचर जो बॉडी में विजिबल है वो सब कौन कंट्रोल करता है? डीएनए कंट्रोल करता है.
ओके। अब डीएनए क्या है, देखिए एक केमिकल है थ्रेड जैसा। अब डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट करना है, तो जो डीएनए क्या करता है, प्रोटीन के साथ एसोसिएशन बनाता है। अगर आपको यहाँ पे ये बॉल्स जैसी दिख रही है ग्रीन कलर की, दीज आर कॉल्ड एज प्रोटीन। ओके, तो आप इमेजिन करिए कि आप एक बॉल में क्या कर रहे हैं, डीएनए को रैप कर रहे हैं। तो जब आप डीएनए को रैप करते हैं प्रोटीन के साथ, देन इट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। ओके, तो जब भी सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा, मतलब नॉर्मली अगर मैं अभी अपने बॉडी के सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखता हूँ, तो मुझे अपने बॉडी के सेल्स डीएनए के फॉर्म में ना दिख के डीएनए प्लस प्रोटीन के एसोसिएशन में दिखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। ओके, नाउ क्रोमोसोम क्या है? अब ऐसे समझिए कि हमारी बॉडी के अंदर जितना डीएनए है या जितना थ्रेड है डीएनए का, ये टोटली 46 क्रोमोसोम्स में डिवाइडेड है। मतलब वन डीएनए ऑफ वन सेल इज डिवाइडेड इन द 46 क्रोमोसोम्स। तो क्रोमेटिन, अब आप देखिए यहाँ पे आपको एक क्रोमेटिन दिख रहा है, ये थ्रेडेड स्ट्रक्चर, अब बीच बीच में आपको ये मोतियों की माला जैसा दिखेगा। अब इसी को अगर आप और टाइटली पैक कर देते हैं, द स्ट्रक्चर विच वी सी इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। नाउ आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ सच 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, नाउ सी दिस डायग्राम। नाउ दिस इज द क्रोमोसोम। एक टर्म लिखा होगा, क्रोमोसोम इज द हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, केमिकल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या चीज जाती है, दैट इज क्रोमोसोम। दैट्स व्हाई वी सेड दैट इट इज हेरिडिटरी मटेरियल। हमारे पेरेंट्स या हमारी बॉडी में अगर कुछ आता है तो क्रोमोसोम आता है। अब क्रोमोसोम बना किसका है? क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन किसका बना है? डीएनए का बना है। तो बहुत बार ये भी कहते हैं कि इट इज द डीएनए दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। ओके, फिर एक टर्म आता है यहाँ पे जीन। जीन को मैं ऐसे समझाऊंगा कि जीन डीएनए के ही टुकड़े हैं। इसका मतलब ऐसा है कि डीएनए एक लंबा थ्रेड है। सपोज करो, लेट्स से दिस इज द लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। नाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दिस पीस। सपोज दिस पीस इज फॉर्मिंग अ प्रोटीन। इस पीस की वजह से मेरी बॉडी में एक प्रोटीन बन रहा है, और यह प्रोटीन इज कोडिंग फॉर द हाइट। सपोज, तो ये जो डीएनए का जो हिस्सा है, दिस इज द पार्ट ऑफ डीएनए विच इज कंट्रोलिंग माई हाइट, कि मेरी हाइट छोटी होगी, ज़्यादा होगी, मीडियम होगी। वो कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए का इतना पीस कंट्रोल कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज जीन। अब अभी मैंने एक कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया। मैंने कहा राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, और अभी मैं कह रहा हूँ कि जीन प्रोटीन बनाता है। जीन के पास इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन कैसे बनाना है, वही इंफॉर्मेशन को राइबोसोम यूज करेगा। तो जीन नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनेगा, राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, बट राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम का एक ही काम है, दैट इज टू फॉर्म प्रोटीन। बट जब हम जीन की बात करते हैं, जीन का काम है पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना। ओके, नाउ लेट्स मूव। अब जब हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है यहाँ पे। हियर यू सी आई हैव मेंशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, and if you remember in the starting we discussed that there are two different kind of cells, one is called as eukaryotic and other is called as prokaryotic। तो अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होने या ना होने के बेसिस पे, इफ यू सी दिस सेल, आपको यहाँ न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस इज ऑरेंज इन कलर, एंड हियर यू सी नो मेम्ब्रेन। देखो यहाँ डीएनए यहाँ भी है, डीएनए यहाँ भी है, पर यहाँ आपको डीएनए के बाहर एक मेम्ब्रेन विजिबल है और यहाँ आपको डीएनए के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन विजिबल नहीं है। ओके, तो इफ यू ऑब्जर्व अ सेल अंडर माइक्रोस्कोप, आप किसी सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं और अगर आपको उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ ये मेम्ब्रेन दिखती है, तो सच काइंड ऑफ सेल इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। ओके, द सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल, and the cell in which nuclear membrane is not present. Now see, this is the DNA. Okay, चलो हमने कहा डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, कुछ भी कह दीजिए, बट इसके बाहर आपको क्या दिख रही है? कोई मेम्ब्रेन नहीं दिख रही है। ये मेम्ब्रेन मत सोचिएगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो वी से दैट such kind of cell is called as prokaryotic cell. Okay, तो दिस इज यूकैरियोटिक सेल एंड दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल। अब बहुत बार जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके डीएनए को या उसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड भी कह देते हैं। न्यूक्लियोइड इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट डजंट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन। तो बेसिकली देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वन इज यूकैरियोटिक एंड अदर इज प्रोकैरियोटिक।
एक और लॉजिक है यूकेरियोटिक का। यूकेरियोटिक का एक एग्जांपल दो तो ह्यूमन के बॉडी के सेल, प्लांट के बॉडी के सेल्स, फंगस के बॉडी के सेल्स यूकेरियोटिक होते हैं। एक और लॉजिक है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक को अगर आप देखते हैं तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना। तो अर्थ में जो सबसे पहले लिविंग सेल आया होगा दैट इज प्रोकैरियोटिक। दिस मीन्स इट ओरिजिन इज मच ओल्डर देन आर्स। और यूकेरियोटिक सेल का मतलब है एडवांस सेल। यू मतलब होता है एडवांस, मॉडर्न। अब यहाँ पे मॉडर्न से मतलब एक और लॉजिक है, देखिए यहाँ अगर मैं दूसरा पॉइंट देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनेलीज फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। तो मैं आपको यहाँ एक साथ में डिफरेंस भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके पास ऑर्गेनेलीज होते हैं अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। फंक्शन का मतलब ये है, जैसे देखिए सेल के अंदर इसको ऐसे समझते हैं, सपोज करो एक स्कूल में स्टूडेंट्स हैं और लेट्स से योर क्लास हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ 40। अब अगर उनमें 40 में से 2 या 3 स्टूडेंट्स को ही बोलता हूँ कि बेटा आपको एक फेस्ट ऑर्गेनाइज करना है या आपको एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है जिसमें सारे अरेंजमेंट आप तीनों को ही करने हैं, तो उनके लिए वो काम हेक्टिक होगा। लेट से मैंने कहा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, उसमें उनको बेंच भी अरेंज करने हैं, दे हैव टू लुक फॉर द लंच ऑल्सो एंड देन दे हैव टू अरेंज गिफ्ट्स फॉर द गेस्ट ऑल्सो। अब फॉर 3 स्टूडेंट्स दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट। अब वही काम अगर 40 स्टूडेंट्स को दे दिया जाए और 10-10 के ग्रुप में बांट दिया जाए सो दैट एवरी 10 स्टूडेंट इज डूइंग सम स्पेसिफिक फंक्शन, वी कॉल दिस एज अ डिवीजन ऑफ लेबर। तब यूकेरियोटिक सेल में क्या है, इसी डिवीजन ऑफ लेबर या सेल के अंदर काम करने के लिए अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें कहते हैं ऑर्गेनेलीज। ओके, जितने भी आपको यहाँ ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिस ऑल दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनेलीज। तो ऑर्गेनेलीज आर दो स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इनसाइड the eukaryotic cell and they help in division of labor। अब division of labor या काम को बांटने से आप क्या समझते हैं उसको थोड़ा यहाँ से देखते हैं। अगर आप इसमें इन 2 ऑर्गेनेलीज को छोड़ देते हैं, न्यूक्लियस और राइबोसोम, क्योंकि ये हर सेल का फीचर है। इसके अलावा यूकेरियोटिक सेल में वी हैव गॉट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी, वैक्यूल एंड लाइसोसोम। इसमें से मैं स्पेसिफाई कर दूं कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में है और लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल में होता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपसे कहता हूँ कि आपके सेल के अंदर लिपिड्स, ऑयल बनाने का जो काम है वो किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम का है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम एनर्जी बनाने का है। क्लोरोप्लास्ट का प्लांट में काम फोटोसिंथेसिस है। गोल्गी का काम है पैक करना, सब्सटेंसेस को पैक करना, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना। वैक्यूल का काम है चीज़ों को स्टोर करना और लाइसोसोम का काम है फूड को डाइजेस्ट करना। तो ये सारे काम इफ यू सी दीज आर हैपनिंग इन अ सिंगल सेल एंड लाइक व्हेन आई से फूड स्टोरेज तो दिस इज डन बाय ओनली एंड ओनली वैक्यूल। यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ कौन कर रहा है काम, वैक्यूल कर रहा है। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं जो सेल को एक सेल के फंक्शन में हेल्प करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी से दैट इन यूकेरियोटिक सेल देयर आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ऑर्गेनेलीज और प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। तो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड 3 or 4 डिफरेंस ऑल्सो। तो आई वुड सजेस्ट you please make a list of these differences and that is all for today. In case of query you can let me know. Thank you.